एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार चुनाव 2025, इसके निहितार्थ एवं चुनौतियां। यह टॉपिक न सिर्फ बीपीएससी के 17वीं बीपीएससी के इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह 71वीं बीपीएससी के जो बच्चे मेंस देंगे उनके लिए भी यह उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो चाहे आप इंटरव्यू देने जाए 17वीं का या आप 71वीं बीपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स के अलावा और भी जो एग्जाम्स हैं, जो बिहार में एग्जाम्स हैं या अदर जगह जो एग्जाम्स हैं, उनमें भी जो है यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के और हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि अगर यदि ये टॉपिक मुख्य परीक्षा में अगर यदि आपसे पूछ लिया गया या 17वीं बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछ लिया गया, या हो सकता है कि जो आपका यूपीएससी का जो आईएएस का इंटरव्यू होगा वहां भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सके। ठीक है ना। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए और एक प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग डिकोड करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु अपने को जानना होगा, ताकि चाहे हम मेंस लिख रहे हो, चाहे हम सॉरी इंटरव्यू दे रहे हो, वहां पे हम जो है वो एग्जामिनर को या बोर्ड को हम लोग संतुष्ट कर सके। तो चलिए, और प्रश्न जो है, प्रश्न ये है आपके सामने। प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत के निहितार्थ क्या हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, प्रकाश डालिए। ठीक है। आपके 17वीं बीपीएससी में आई थिंक वहां के मुख्य परीक्षा में जब वो मुख्य परीक्षा हुआ था तो वहां पूछा गया था, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, उससे कोरिलेट करके आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीए की वहां पे जो इतनी प्रचंड जो जीत हुई है, जाहिर सी बात है कि उस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आइए और इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, या अगर यदि अपने को अगर बोलना हो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोलेंगे कि बोर्ड को हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि अगर यदि आप क्वेश्चन को ब्रेक कर दिए तो फिर आप क्वेश्चन को बिल्कुल संतुलित और सटीक आप लिखेंगे और आपके उत्तर में भटकाव की संभावना क्या होगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली जीत के निहितार्थ क्या हैं। यानी कि अगर यदि इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, वह पहला पार्ट यह पूछ रहा है कि ये जो एनडीए की जो चुनाव में जीत हुई है, इसके निहितार्थ क्या है। और दूसरा जो पार्ट है इसका, वह पार्ट है कि बिहार की नई एनडीए सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आया है। पहले पार्ट में एक आया है नेता, ठीक है, शब्द, और दूसरे पार्ट में आया है प्रमुख चुनौतियां। ठीक है। यही क्या है, यही इस प्रश्न का जो है वो कीवर्ड है। ठीक है। अगर इसको अगर आपने समझ लिया तो आप उत्तर को बहुत ही बेहतर ढंग से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि ये जो निहितार्थ है, निहितार्थ, इस शब्द का मतलब क्या होता है। अगर यदि आपने इस शब्द का अगर आप मतलब नहीं समझते हैं तो फिर जो आपका उत्तर होगा उसमें भटकाव हो जाएगा और उत्तर जो है वो प्रश्न के अनुरूप, प्रश्न के डिमांड के अनुरूप नहीं चलेगा। ठीक है। तो भाई ये निहितार्थ होता क्या है। तो निहितार्थ को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो निहितार्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है
वो होता है किसी बात का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देना, ठीक है, या संभावित परिणाम। ठीक है, क्या होता है इसका निहितार्थ का? वह होता है किसी भी बात का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देना, या क्या होता है संभावित परिणाम। ठीक है, संभावित परिणाम। ठीक है, बेसिकली अगर जी आपको साधारण शब्दों में अगर ये समझाया जाए तो निहितार्थ का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो सीधे तौर पे तो नहीं कही जा रही है लेकिन उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई भी चीज जिसको कोई भी ऐसा बात या कोई भी ऐसी घटनाक्रम जिसको सीधे तौर पे तो नहीं कहा गया आपको, लेकिन उसको आप आसानी से समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब प्रचार हो रहा था तो प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे भाषण वो दे रहे थे तो उन्होंने कहा गंगा जो है नदी, गंगा मैया का जिक्र किया, गंगा नदी का। उन्होंने कहा कि गंगा मैया बिहार से होकर ही बंगाल में प्रवाहित होती है, यानी कि बिहार से होकर ही बंगाल में जाती है। तो तुरंत जो विश्लेषक थे उन्होंने तुरंत इस बात का अनुमान लगा लिया कि अब जो अगला जो टारगेट है बिहार के बाद वह टारगेट कहां पे है, बंगाल पे है मोदी जी का। राइट, ठीक है, तो यही निहितार्थ है कि सीधे तौर पे तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उन्होंने जो कहा अप्रत्यक्ष उसको आसानी से समझ लिया गया कि अब जो है बीजेपी के लिए या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए या एनडीए के लिए जो अगला टारगेट है वो टारगेट कहाँ है, वो बंगाल है। ठीक है ना, तो निहितार्थ का शब्द क्या हो गया, किसी भी बात का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देना। तो जो पहला जो पार्ट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत के निहितार्थ क्या है, मतलब कि जो जीत है वह क्या संकेत जो है वो दे रहा है। ठीक है, या इसके क्या संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सेंटेंस है वह सेंटेंस ये कह रहा है कि ये जो चुनाव में जो जीत मिला है यह क्या संकेत दे रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में। दूसरा जो पार्ट है वह कह रहा है कि बिहार की जो नई जो एनडीए सरकार है उनके समक्ष जो है वो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो अब अगर चुनौतियों की अगर आप जिक्र करें कि प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या क्या डायमेंशन आना चाहिए। एक तो जो आर्थिक और वित्तीय चुनौतियां हैं, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं, जो बिहार में जो चुनौतियां हैं उसको क्या करना है आपको बिल्कुल कंसाइज वे में और संतुलित भाषा में लिखना है। ठीक है, तो पहली चुनौती क्या है बिहार में, पहली चुनौती है आर्थिक एवं वित्तीय चुनौतियां। दूसरी चुनौती क्या है, दूसरी चुनौती आपकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है। तीसरी चुनौती क्या है, रोजगार और पलायन की समस्या है, वो चुनौती है। चौथी आपकी प्रशासनिक चुनौती है, सुशासन संबंधी चुनौती है। सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौती है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं यह आपकी जो नई एनडीए गवर्नमेंट है उसके सम्मुख बिहार में है और इस चुनौतियों से सरकार को क्या करना होगा, निपटना होगा। ठीक है, तो इसी डायमेंशन में क्या करना है, आपको प्रश्न को लेके चलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न का पहला पार्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत के नेता क्या है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं जिनका प्रभाव न केवल बिहार की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देगा। जो ये चुनाव हुआ है इस चुनाव का इफेक्ट सिर्फ बिहार पे नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है वह आपके
राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं थोड़ी खांसी हो गया है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस चुनाव का परिणाम पड़ने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या निहितार्थ है, यानी कि क्या संकेत यह दे रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहला है केंद्रीय सरकार की नीतियों पर मुहर। यह चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसको कहीं ना कहीं से अप्रूव की है। जो एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत जो मिला है बिहार में, वह कहीं ना कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों का अप्रूवल है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि यह जीत केंद्र सरकार की नीतियों एवं विशेषकर डबल इंजन की सरकार के नैरेटिव पर जनता की मुहर मानी जाएगी। ठीक है, लोकतंत्र है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो भी नीतियां बनाती है उसको क्रियान्वित करती है, और उसके बाद अगर यदि चुनाव में उस सरकार को अगर ये जनता प्रचंड बहुमत देती है तो यह इसका मतलब यह हुआ कि जनता ने उस नीतियों को अप्रिशिएट किया है, उसको माना है। ठीक है, अपना उसने क्या किया, मुहर लगा दिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही क्या है, जनता ही सर्वोच्च मालिक है। ठीक है ना, तो यह जीत केंद्र सरकार की नीतियों एवं विशेषकर डबल इंजन की सरकार के नैरेटिव पर जनता की मुहर मानी जाएगी, जो संकेत देता है कि बिहार के मतदाता आर्थिक विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा संकेत है। पहले यह बोला जाता था कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, राइट। हर जगह क्या है, जाति व्यवस्था, धार्मिक संकीर्णता वगैरह है। ठीक है, और जात पात के नाम पे जो है वो बिहार का समाज बटा हुआ है, इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया, यह लोगों को बता दिया कि अब बिहार की जो जनता है या जो बिहार के मतदाता हैं वह जात पात, धार्मिक विवंश यानी कि धार्मिक कट्टरता इत्यादि पे जो है वो वोट नहीं करेंगे। अब यह करेंगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो स्टेबिलिटी है उस पे वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं और सरकार को चुन। ठीक है, दूसरा क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्या यह संकेत दिया है इस चुनाव ने, अन्य राज्यों में जो चुनाव होगा उसके लिए यह इसने एक मॉडल दिया, बिहार मॉडल। ठीक है, क्या बिहार मॉडल है भाई, तो राजनीतिक दल इस बिहार मॉडल, ठीक है, बिहार मॉडल को पश्चिम बंगाल और असम जैसे आगामी चुनाव वाले राज्यों में दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार मॉडल को क्या है बिहार मॉडल दोस्तों, तो बिहार मॉडल जिसमें मजबूत गठबंधन, यानी कि आप अगर यदि अलायंस बना रहे हैं चुनाव पूर्व तो आपका जो गठबंधन होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो एनडीए की जो गठबंधन है उसमें आपको कम विवाद देखने को मिला और सीटों का बंटवारा उन्होंने आसानी से कर लिया, और एक दूसरे के सहयोग से वो क्या किए, वो चुनाव लड़े हैं और जो है वो चुनाव जीत गए हैं। मैं जहां से रहने वाला हूँ वहां भी मैंने देखा है कि 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के दुश्मनी को भुलाकर कार्यकर्ताओं ने आपस में सहयोग किया और जो एनडीए के प्रत्याशियों को उन्होंने जिताया। तो मजबूत गठबंधन। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी वितरण। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर जो से संबंधित जो भी योजनाएं रही हैं उनका प्रभावी वितरण, और जातिगत समीकरणों से परे व्यापक समर्थन शामिल है। हमने अभी आपको क्या कहा था कि जो बिहार में हम लोग ये सुनते आए थे या सुनते आते हैं, हम लोग आज तक आए हैं कि भाई बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार देखा गया कि बिहार के जो मतदाता थे वह जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ के वैसे उम्मीदवारों को उन्होंने वोटिंग किया है जो उनके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जो है
उसके लिए वो उनको उपयुक्त लगे हैं। ठीक है ना। तो यही बिहार मॉडल है कि बिहार मॉडल ने क्या किया, एक मजबूत गठबंधन की तरफ उसको उसने अप्रूव किया। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण को उसने क्या किया, अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा जो जात पात की जो है बंधनों से ऊपर उठ के उन्होंने जो वोट दिया, उसने कहीं ना कहीं से देश के अन्य राज्यों के मतदाताओं को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। उनको यह बताया है कि भैया आप विकास, है ना, विकास के रास्ते पे चलिए और विकास को वोट कीजिए, है ना। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या इम्पैक्ट पड़ा राष्ट्रीय स्तर पे, क्या इसका संकेत मिला है क्या निहितार्थ से, तो शेयर बाजार में सकारात्मक असर। ठीक है। इस निर्णायक जनादेश से बाजार की भावना मजबूत होगी, क्योंकि यह सरकार की दृढ़ नीति निर्माण क्षमता और आर्थिक विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। दोस्तों, आपके शब्द वैसे होने चाहिए कि बिल्कुल एकदम संतुलित होने चाहिए, गर्वित होने चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ, जो बच्चा है, इस बच्चे में प्रशासनिक अभिक्षमता है, यह एक बेहतर प्रशासक बन सकता है। राइट। तो इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत ही आपको सोच समझ के करना है। कोई आपको चलताऊ भाषा का प्रयोग नहीं करना है। मीडिया में जिन भाषाओं का जिक्र किया जाता है उनका आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको एक स्तरीय मानक शब्दों का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो उत्तर है, आपके उत्तर की सुंदरता बढ़ जाएगी। राइट। तो पहला हम लोग पार्ट देखें इसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव में जो इतनी प्रचंड जो जीत हुई है उसके क्या निहितार्थ है। ठीक है। दूसरा, अगर यदि इसका डायमेंशन खोले तो दूसरा डायमेंशन है कि बिहार की राजनीति पर इस प्रचंड बहुमत का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या संकेत है। ठीक है ना। तो पहला इसका पॉइंट है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व क्षमता का यह प्रमाण है। ठीक है। पिछले 20 वर्षों से जो है हम श्री नीतीश कुमार जी हम लोग के सीएम हैं और कहीं ना कहीं से ये उनके कुशल नेतृत्व क्षमता का यह प्रमाण है कि पिछले 20 वर्षों से वो सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे कि इस जीत के कारण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन के भीतर नेतृत्व एक बार फिर मजबूत हुआ है। अब देखिए 20 साल से क्या है, 20 साल से वो सीएम है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ जेडीयू की सरकार बनी। वह किसी ना किसी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी से अलायंस किए हो, चाहे वो आपके आरजेडी से अलायंस किए हो, वह अलायंस करके ही उन्होंने क्या किया है, सरकार बनाया है। तो कहीं ना कहीं से यह एक कुशल नेतृत्वकर्ता का भी प्रमाण है कि उन्होंने अलग विचारधारा की पार्टियों को भी साथ में रखकर सरकार बनाया और निरंतर जो है वो सरकार को चला रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि सहयोगी दलों की बढ़ती भूमिका। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ठीक है। एनडीए की जो एनडीए के जो घटक दल है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है, आपके जेडीयू के नीतीश कुमार जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो सहयोगी दल है, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी आर, है ना, उसने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राइट। तो सहयोगी दलों की बढ़ती भूमिका कैसे भाई, तो आप उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सीटों की संख्या के मामले में भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह बिहार की राजनीति में भाजपा की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को भी दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, कोई आपका परमानेंट जो है वो मित्र नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से ये जो मतदान हुआ है, यह जो इतना स्पष्ट बहुमत मिला है, वह भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को भी क्या करता है, इंगित कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका संकेत है वह है आपका सामाजिक समीकरण में बदलाव। ठीक है। एनडीए की जीत न सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में से लगाने से हुई, बल्कि यह जीत अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा है ना यानी कि बीसीसी है ना, ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति,
और महिला मतदाताओं के व्यापक समर्थन से हुई है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का एक कोर वोटर होते हैं, ठीक है, जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो वह उसी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन इस चुनाव में यह देखने को मिला कि न सिर्फ एनडीए ने विपक्षी पार्टियों के कोर वोटर या कोर वोट बैंक में से लगाया, बल्कि एनडीए को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोगों ने, एससी एसटी ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के समर्थन दिया। ठीक है, जो सरकार के द्वारा जो महिलाओं को 10,000 रुपये नकद अनुदान जैसी जो कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, इसने एनडीए को यह प्रचंड जीत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ठीक है, तो इसलिए है ना, इस चीज को बिल्कुल आप मेंशन करेंगे कि महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे 10,000 नकद अनुदान को इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। यह आपके हो गए बिहार की राजनीति पर निहितार्थ। ठीक है, यानी कि बिहार चुनाव ने बिहार की राजनीति के संदर्भ में क्या संकेत दिया। तीसरा जो डायमेंशन है वह है कि इस प्रचंड बहुमत ने विपक्षी पार्टियों के सम्मुख जो है वह बहुत सारी चुनौतियों को रखा, बहुत सारे प्रश्नों को रखा। कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से प्रश्न जो है उन्होंने रखा मतदाताओं ने, तो विपक्ष हेतु कौन कौन सी चुनौतियों के तरफ मतदाताओं ने या बिहार के नागरिकों ने संकेत दिया। नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह। आप देख रहे होंगे कि जो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो आपके शीर्ष जो नेतृत्व करता है, भले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो योग्य है या नहीं, लेकिन उनको क्या किया गया है कि उनको पार्टी का कमान उनको सौंप दिया गया। ठीक है ना, और उनके नेतृत्व कुशलता में जो कमियां हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि निरंतर उन पार्टियों को हार का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चुनाव के बाद इस चुनाव में महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद महागठबंधन के प्रमुख दलों सहित अन्य सहयोगी दलों के भीतर आंतरिक विरोध और नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने शब्द इस्तेमाल किया है प्रमुख दल। आप चाहते तो यहाँ पे राजद लिख सकते थे, कांग्रेस लिख सकते थे, लेकिन आप इन सब चीजों से बचिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो किसी पार्टी की आलोचना आपको नहीं करनी है, या डायरेक्ट आपको खुलकर किसी पार्टी का आपको समर्थन नहीं करना है। आपके किसी भी कंटेंट से परीक्षक को यह नहीं पता होना चाहिए कि आप किस भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष के हैं, आप किस राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं। तो बिल्कुल आपको संतुलित लिखना है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, महागठबंधन के प्रमुख दल। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक तरह से संकेत है। प्रमुख दल कौन है, समझने वाला समझ जाएगा, राजद है, कांग्रेस है, राइट। लेकिन आपने क्या किया, मोदी जी की तरफ आपने बोल दिया कि गंगा मैया बिहार से होकर ही बंगाल गुजरती है। ठीक है ना, बंगाल में जाती है। ठीक, दूसरा क्या है, आक्रामक रणनीति की विफलता। जो विपक्षी युवा नेताओं की जो आक्रामक जो रणनीति थी उसको भी मतदाताओं ने क्या किया है, अपनी ओर से नकार दिया है। आक्रामक रणनीति भी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में विफल रही। ठीक है, और क्या भाई, वैकल्पिक राजनीतिक प्रयास की असफलता है। यह चुनाव आपने देखा होगा कि जब चुनाव से पूर्व ऐसा लग रहा था कि इस बार प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी बिहार में। ठीक है ना, लोगों को उम्मीद था कि जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास रचा था, उसी प्रकार बिहार में प्रशांत किशोर जी की नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी भी एक इतिहास रचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, वैकल्पिक राजनीतिक प्रयास की सफलता, जन स्वराज पार्टी की विफलता यह दर्शाती है कि वैकल्पिक राजनीतिक प्रयास अभी तक बड़े चुनावी लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाए। तो ये सारे जो हैं वह बिहार चुनाव के निहितार्थ हैं, संकेत हैं या संभावित परिणाम हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यह लिखेंगे नीचे इस पाठ के कंक्लूजन के लिए, निसंदेह यह चुनाव
दर्शाता है कि कल्याणकारी योजनाएं जैसे वेल्थ केयर स्कीम और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर है ना, हस्तांतरण चुनावी रणनीति का एक केंद्रीय हिस्सा बन गए हैं, है ना। जो आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं डीबीटी वगैरह है ना, यह आप चुनावी जो रणनीतियां हैं जो प्लानिंग है उसके सेंटर में कहीं ना कहीं से आ गई है। हालांकि इसके साथ ही राज्य की कमजोर राजकोषीय स्थिति को देखते हुए ये योजनाओं की वित्तीय स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद जो है वो प्रशांत किशोर जी का अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप तो 10,000 रुपया आपने दे दिया है महिलाओं के खाते में, और आपने क्या किया है कि वोट तो आपने खरीद लिया है। अब यह हमको देखना है कि यह चुनाव के बाद वो 15 लाख वाली जुमला वाली कहानी हो जाएगी या वास्तव में आप देंगे महिलाओं को, ठीक है, पैसा उनके अकाउंट में जो आपने वादा किया है उसके अनुसार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से यह एक वित्तीय बोझ जो है वह राज्य सरकार के कोष पे पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो वित्तीय स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं, तथापि यह चुनाव परिणाम स्थिरता, विकास और सामाजिक न्याय के नैरेटिव की जीत हुई है इस चुनाव में। आपने देखा होगा कि बहुत सारा कोई जंगल राज का जिक्र कर रहा है, लेकिन आप जंगल राज नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। स्थिरता का आप जिक्र करेंगे, ठीक है, जंगल राज का जिक्र कर रहा है लोग, फिर वही जंगल राज आ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, ठीक है। तो जनता ने कहीं ना कहीं से जो आपने ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो है भोजपुरी सिंगरों ने अलग अलग गाना निकाला। अभी आपने देखा होगा कि आरजे ने शायद 32 या कितने सिंगरों पे उन्होंने केस किया है, और उन गानों में ये आप माने ना माने महागठबंधन का बेड़ा गर्क तो जरूर किया है ना, ठीक है। तो इस चुनाव ने स्थिरता, विकास और सामाजिक न्याय के नजदीक भी जीती है ना, जिसने एनडीए को जातिगत सीमाओं से परे व्यापक जनाधार बनाने में मदद की, ठीक है। बहुत ही संतुलित सटीक भाषा का प्रयोग, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर जो है नंबर आपको छप्पर फाड़ देगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू साहब से पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, तो आपको भी क्या करना है, इन्हीं सारे पॉइंट को क्या करना है वहां पे आपको जिक्र करना है बोर्ड के समक्ष। आप यकीन माने आपको बहुत बेहतरीन नंबर, ठीक है। अब चलते हैं आपको इस प्रश्न के दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या है, बिहार की नई एनडीए सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, ठीक है। जो सरकार जो नई बनी है उसके सामने अब कौन कौन से मेजर इशू है, कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, उसके बारे में पाठ्य पूछ रहा है। शुरुआत में लिखेंगे, बिहार में प्रचंड जीत के बाद नई एनडीए सरकार के सामने कई जमीनी और नीतिगत चुनौतियां होंगी जिन्हें शीघ्रता से हल करना आवश्यक है ताकि चुनावी जनादेश के अनुरूप विकास का वादा पूरा किया जा सके, ठीक है। एकदम संतुलित भाषा, सटीक। पहली चुनौती क्या है दोस्तों, तो पहली चुनौती है आर्थिक और वित्तीय चुनौती। पहली चुनौती है आर्थिक और वित्तीय चुनौती। इन आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों को अगर अधिक और आप ब्रेक करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे राजकोषीय स्थिरता, ठीक है। कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़े हुए खर्च और सीमित राजस्व संग्रह, अभी हमने जिक्र किया था इसका, है ना। सीमित राजस्व संग्रह के कारण राज्य का वित्तीय प्रबंधन क्या है, दबाव में है। आपने योजनाओं की तो घोषणा कर दी, लेकिन उस योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पैसा आपके पास है या नहीं है, ये भी तो जरूरी है कि कोष में पैसा या नहीं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार वित्तीय दबाव में है, ठीक है। तो सरकार को विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए राजस्व घाटे को नियंत्रित करना होगा, ठीक है। कितना मेजर जो आप देख सकते हैं ये इश्यू है, ठीक है, कि कैसे राजस्व जो घाटा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा क्या है भाई, इसमें औद्योगिकरण का अभाव है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बिहार की अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरी है। सरकार के सामने प्रमुख चुनौती निवेश आकर्षित करना, ठीक है,
निवेश आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे को सुधारना और उद्योगों को बढ़ावा देने का है। देख रहे हैं ना, ताकि रोजगार सृजन हो सके और राज्य की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर बनी रहे। यह सरकार के सामने आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों में दूसरी सबसे प्रमुख चुनौती। ठीक है, तीसरी क्या चुनौती है? तो तीसरी चुनौती है आपको बुनियादी ढांचे का विकास। ग्रामीण सड़कों, बिजली आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम मील तक पहुंचाना, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना एक सतत चुनौती है। सरकार की यह तीसरी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। ठीक है, आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों में आप चाहें तो और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन प्रमुख चुनौतियों की बात की जा रही है तो आप क्या करें, प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करें। दूसरा क्या है? दूसरा क्षेत्र है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या चुनौती है सरकार के सामने? तो शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, लचर शिक्षा व्यवस्था। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने अलग अलग चुनावी भाषणों में बार बार लचर शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया बार बार। ठीक है ना, और भी जो है विपक्षी जो पार्टियां थी उनके भी जो प्रमुख जो नेता थे उनके भी भाषण में बार बार बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया। ठीक है ना, तो सरकार के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षा की गुणवत्ता। सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि जो कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटीज है ना, सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, कैसे ये गुणवत्ता में सुधार होगा? तो शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और शैक्षणिक मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर लाना आवश्यक है, तभी तो जाके जो है शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार की सुधरेगी। तो ये भी सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती है। स्वास्थ्य सेवा में क्या चुनौती है भाई? तो राज्य में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय क्या है? कम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्य प्रणाली को मजबूत करना होगा, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। यह भी क्या है सरकार के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में स्वास्थ्य सेवा। राइट, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला डायमेंशन आप खोले, रोजगार और पलायन। ठीक है, रोजगार और पलायन। बेरोजगारी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, बिहार सरकार के लिए। बिहार में जो बेरोजगारी दर है वह राष्ट्रीय औसत पर क्या है? ठीक है, चाहे तो डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है। सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को व्यापक बनाना होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे ताकि राज्य से होने वाले पलायन को कम किया जा सके। आखिर क्यों कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों मजदूरी करने जाता है? जाहिर सी बात है कि अपने यहाँ रोजगार की कमी है। तो रोजगार की कमी है तभी तो ट्रेनों में भर भर के एकदम पूरा भेड़ बकरियों की तरह एकदम ठूस के जो बिहारी जो लोग हैं वो अपना अलग अलग जो क्षेत्र में जाते हैं, राज्य में जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 मंथ पहले मैं गया था गांव, पटना गया था। तो जब मैं वहां से लौट रहा था तो मुझे 2 सहयात्री मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पंजाब में क्या करते हैं कि पंजाब के खेतों में वो जो कीटनाशक है ना उनको ये छिड़कने का काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा, उनका पूरा ये सब हाथ वगैरह सब सारा दिन पूरा जैसे लग रहा था कि जला हुआ है तेजाब से। तो मैंने पूछा उससे कि भाई कैसे क्या हो गया भाई आपको ये सब? तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो कीटनाशकों का ये सब दुष्प्रभाव है जो हम जो छिड़काव करते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई कितना आपको पैसा मिलता है? तो बहुत उन्होंने न्यूनतम उन्होंने बताया मजदूरी कि इतना मिलता है। मैंने कहा कि भाई इतना तो आपको अपना यहाँ भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है सर कि वहां पे क्या है कि वहां पे लगातार जो है मुझे काम मिलता है, वो काम मिलता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है अपने काम की कमी।
तो जाहिर सी बात है, अगर जी आप हम अपने यहाँ बिहार में अगर जी रोजगार का सृजन अगर हम लोग कर दें, रोजगार के अवसर पैदा कर दें, तो वो बिहारी मजदूर कहीं दूसरे में नहीं जाएंगे, अपने यहाँ काम करेंगे। अपने यहाँ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो है वो राज्य की जीडीपी में खूब रानी बनकर मदद होगा, राज्य के विकास, आर्थिक विकास में मदद करेंगे, और अपने परिवार के संग भी रहेंगे, सम्मान पूर्वक रहेंगे। आप देखे रहे कि हम लोग संग क्या कहानी होती है ना, इसी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरियों का राजनीतिकरण। अभी आपने देखा होगा कि चुनाव में खूब भाई हम इतना नौकरी देंगे, तो कोई पार्टी कह रहा है कितना नौकरी देंगे। तो ये जो नौकरियों का राजनीतिकरण हो गया, और सरकार ने जो वादा कर दिया है नौकरियों का, ये भी क्या है, सरकार के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। पिछली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की घोषणा के बाद नई सरकार को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। आई बात समझ में? तो ये भी सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा आप कौन सा डायमेंशन खोल सकते हैं? आप प्रशासनिक और सुशासन संबंधी चुनौतियों का भी आप डायमेंशन खोल सकते हैं। इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं? भ्रष्टाचार और सुस्त नौकरशाही। प्रभावी सुशासन प्रदान करने के लिए निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता लाना महत्वपूर्ण है। ठीक है। कानून और व्यवस्था, यह भी सरकार के समक्ष क्या है, एक अत्यंत प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना एक निरंतर चुनौती बनी रहेगी। आपने देखा ही है कि चुनाव के दौरान ही मोकामा में जो इंसिडेंट घटा, राइट, तो जो है वो अपराध पे भी नियंत्रण करना सरकार के लिए यह लगातार चुनौती बनी हुई है और बनी रहेगी। ठीक है। और क्या डायमेंशन आप हो सकते हैं? तो सामाजिक और राजनीतिक चुनौती, ये डायमेंशन भी आप हो सकते हैं। जातिगत संतुलन, पहला पॉइंट इसमें क्या है, जातिगत संतुलन। ठीक है। यद्यपि आप देखेंगे कि इस चुनाव में जो है वो बिहार के मतदाताओं ने पूरे इस जाति संप्रदाय के पूर्वाग्रहों से, दुराग्रहों से ये ऊपर उठ के इन्होंने वोटिंग किया है, तभी तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को। लेकिन तब भी सरकार के समक्ष यह एक प्रमुख चुनौती है कि सभी सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है। सरकार को अपने सभी सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा और विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को भी क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है। तो सरकार के समक्ष ये चुनौती है। गठबंधन का प्रबंधन। ठीक है। गठबंधन की राजनीति है और इसको अगर सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए तो फिर क्या हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना। तो सरकार को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सभी सहयोगी दलों, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, सभी सहयोगी दलों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नीतिगत मामलों पर सहमति सुनिश्चित करनी होगी। नहीं करेगी सरकार तो राजनीतिक अस्थिरता की संभावना हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए सरकार को चाहे उसके गठबंधन में बड़े दल हो बीजेपी की तरह या छोटे दल हो, ठीक है, हम की तरह, सबको क्या करना है, सबको अपने संग लेके चलना है। ये गठबंधन का प्रबंधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप क्या लिख सकते हैं? निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यद्यपि नई सरकार को जनादेश की शक्ति मिली है, तथापि उससे उपयुक्त वर्णित जो चुनौतियां हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उससे उपयुक्त वर्णित जटिल समस्याओं को हल करने के लिए ठोस और दूरगामी नीतियों पर काम करना होगा। ठीक है। तो अगर यदि इस टॉपिक्स पे अगर यदि आप इन डायमेंशन में अगर यदि आप अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करके और क्वेश्चन के कीवर्ड को अगर पकड़ के और उस डायमेंशन में अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं, अपने आंसर को लिखते हैं, तो आंसर आपका बिल्कुल संतुलित, सटीक होगा, सारगर्भित होगा। और अगर यदि आप 17वीं बीपीएससी के इंटरव्यू में अगर बोर्ड के समक्ष इन सारे बिंदुओं को अगर पॉइंट आउट करते हैं, तो यकीन मानिए कि बोर्ड आपको बहुत बेहतर नंबर देगा। ठीक है।
तो चाहे वो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो 70वीं का या आप 71वीं का मेंस देने जा रहे हो, दोनों एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप जरूर से तैयार कर लेंगे। बाकी इसमें जो भी आपको लगे कि इसमें एड ऑन करना चाहिए उसको आप एड ऑन कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आपके शिकायतों का, आपके सुझावों का निरंतर स्वागत है और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर्स के कुछ अलग मुद्दों के संग। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।